हिंदी साहित्य को समझने के लिए उसके इतिहास की समझ ज़रूरी है। जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि विभिन्न कालों के विभाजन और नामकरण के पीछे जो सिद्धांत है उन्हें समझने की ज़रूरत है। वो सिद्धांत सामान्य हैं और उनकी समझ हिंदी साहित्य की समझ को भी बढ़ाती है। इसलिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण खास तौर से आदिकाल और मध्यकाल और रीतिकाल के संदर्भ में इसे समझने की जरूरत है। हिंदी साहित्य के सीमांकन में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि किसी भी काल की शुरुआत कब से मानी जाए। खास तौर से आदिकाल जो कि हिंदी साहित्य की शुरुआत है, उसी पर विद्वानों में पे मत विभिन्नता रही है। बहुत सारे विद्वान हैं जो इसे 7वीं शताब्दी से शुरू होना मानते हैं और कुछ दूसरे विद्वानों का समूह है जो उसे 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के मध्य से मानता है, यानी 1050 ईस्वी से। तो अब इसके पीछे जो सिद्धांत है उसे समझने की ज़रूरत है कि कोई काल कब से शुरू हुआ माना जाए। इसके लिए अगर आदिकाल के उदाहरण को हम देखें तो हमें ये समझना होगा कि आदिकाल में जो हिंदी साहित्य के जो पूर्ववर्ती जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उन्हीं से हिंदी का विकास हुआ है। आज हिंदी का जो स्वरूप है आदिकाल में, मध्यकाल में, रीतिकाल में उससे बेहद विभिन्न स्वरूप था, उससे बहुत अलग स्वरूप था। तो इसकी शुरुआत के लिए हमें इस सिद्धांत को समझना होगा कि हिंदी की शुरुआत कब से माना जाए। प्रायः इसके लिए एक स्वीकृत सिद्धांत यही है कि हम सभी जानते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश के परिवर्ती रूप में जब तत्सम बहुल शब्दों का की प्रचुरता हो गई, तब से अपभ्रंश साहित्य की से हिंदी साहित्य का उद्भव माना जाता है। अब इसे कब तय किया जाए कि कब से माना जाता है, तो ज़्यादा इस संदर्भ में स्वीकार मत यही है कि 1050 ईस्वी में वह वृत्ति दिखाई पड़ती है जो कि आदिकाल के कवियों में खासतौर से अमीर खुसरो और विद्यापति की पदावलियों में या पृथ्वीराज रासो की भाषा पदावली में संस्कृत बहुल तत्सम शब्दों की प्रचुरता दिखाई देती है। तब से हम इस हिंदी साहित्य की शुरुआत को मान सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी काल कब से शुरू और कब से उसकी समाप्ति माना जाए। खासतौर से आदि काल के संदर्भ में यदि हम देखें तो आदिकाल जो कि सबसे स्वीकृत नाम है, आदि मीन्स शुरुआत। तो हिंदी साहित्य की जो शुरुआती प्रवृत्तियाँ, तत्सम बहुल शब्दावली, एक नए किस्म के ग्रामर का जो अपभ्रंश और संस्कृत के बीच का हो, वो माना जाता है। और दूसरी बात कि आदिकाल के अंदर तमाम तरह की प्रवृत्तियाँ, चाहे भक्ति साहित्य हो, वीर गाथा की प्रवृत्तियाँ हो, तमाम तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, उन सभी में एक शुरुआत या शैशवावस्था दिखती है, जिसलिए उसका नाम आदिकाल कहना ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। तो आदिकाल के संदर्भ में दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसे कब समाप्त माना जाए, उसे 1350 ईस्वी के आसपास जब कबीर के साहित्य का उद्भव होता है, जब आदिकालीन भक्ति की प्रवृत्ति एक मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख स्वर बन जाती है, तब आदिकाल की समाप्ति और भक्तिकाल की शुरुआत मानी जा सकती है। क्या साहित्य की वृत्ति, तीसरा प्रश्न ये है कि क्या साहित्य की वृत्ति अचानक बदल जाती है। खासतौर से ये धारणा किसी भी काल के नामकरण और सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है कि हर काल के हर समय की कुछ प्रधान प्रमुख विशेषताएं होती हैं, लक्षण होते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से समझा जा सकता है। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि साहित्य तो अचानक नहीं बदलता है, लेकिन प्रधान स्वर जो है उसका
बदल जाता है। जैसे आदिकालीन साहित्य में जो वीर गाथा, जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ, जो फुटकर साहित्य है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें साहित्य का सौंदर्य भी दिखाई पड़ता है, और जो भक्ति की धारा है, उसके बाद से भक्ति की धारा एक बेहद दार्शनिक स्तर पर चली जाती है। इसलिए साहित्य में अचानक तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम ये गौर कर सकते हैं कि कब से वह प्रमुख धारा बन